हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपात उपबंध के बारे में। आपात कितने प्रकार के होते हैं, आपात का संविधान में कहाँ उल्लेख है, इन्हें किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है और किन संशोधन के माध्यम से इनमें परिवर्तन किया गया है, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज सब कुछ इसमें मैंने कवर किया है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका उल्लेख जानते हैं कि संविधान में उसका उल्लेख कहाँ है, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो इसकी संवैधानिक स्थिति जानने के लिए इसके 3 संदर्भ बनेंगे, पहला भाग, दूसरा अनुच्छेद और तीसरा स्रोत का। भाग की बात करें तो भाग 18 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध का उल्लेख है। और स्रोत की बात करें तो जर्मनी के संविधान से इन्हें ग्रहण किया गया है। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपात उपबंध कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो इन्हें जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब बात करते हैं आपात कितने प्रकार के होते हैं। तो आपात 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 352 में है और राष्ट्रपति शासन इसका उल्लेख आर्टिकल 356 में है और वित्तीय आपात इसका उल्लेख आर्टिकल 360 में है। ये तो रही इनकी संवैधानिक स्थिति कि इनका उल्लेख कहाँ है, तो भाग 18 में इनका उल्लेख है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इनका उल्लेख है और स्रोत इनका जर्मनी है। और कितने प्रकार के होते हैं आपात, तो 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अब एक एक करके हम इनके संदर्भ को जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात इसका उल्लेख है आर्टिकल 352 में। और इसकी घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाएगी, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 352 में और घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब बात करें कि राष्ट्रीय आपात लगाने का आधार क्या है, तो इसके 2 संदर्भ बनेंगे, एक तो मूल संविधान में क्या था और दूसरा वर्तमान में क्या है। तो पहले हम मूल संविधान में क्या प्रावधान था इसे जानते हैं। मूल संविधान में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति था। और अगर वर्तमान संदर्भ की बात करें तो वर्तमान में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है। तो मूल संविधान में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति था और वर्तमान में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है। अब बात यह आती है कि मूल संविधान में जब आंतरिक अशांति था तो सशस्त्र विद्रोह कैसे हुआ। अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो कोई संशोधन हुआ होगा, क्योंकि संविधान में अगर हमें कुछ भी करना है, कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी निकालना है तो उसके लिए संशोधन करना पड़ता है। तो इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से परिवर्तन करके आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह किया गया। अब एक संदर्भ यह भी आपको जानना चाहिए, आप सभी को जानना चाहिए कि मूल संविधान में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति था। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, लेकिन आंतरिक अशांति को बदल करके सशस्त्र विद्रोह क्यों किया गया। तो इसका एक संदर्भ यह है कि जब तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तब आधार इसका आंतरिक अशांति के आधार पर इसका मिसयूज बहुत हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बिना मंत्रिपरिषद की सलाह लिए बिना तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद को फ़ोन करके कहा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाए और राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। तब इसका उल्लंघन बहुत हुआ। इसके बाद 1977 में चुनाव होते हैं, जनता पार्टी की सरकार बनी और पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई। तभी 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसमें संशोधन हुआ और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया, जिससे इसका मिसयूज न हो सके। और इस संशोधन से बहुत सारे परिवर्तन किए गए, लेकिन उन्हें हम क्रम से जानेंगे, एक एक करके। जब हम क्रम से जानेंगे तभी आप रिलेट करके उनको याद कर सकेंगे आसानी से। और अगर बात करें कि आंतरिक अशांति का अर्थ क्या होता है, तो किसी देश के भीतर, किसी देश के अंदर आक्रोश है और लोग कानून व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, दंगा होने की संभावना है, उसे ही हम आंतरिक अशांति कहते हैं। और अब हम लोग चलते हैं आगे। ये तो रहे राष्ट्रीय आपात के 3 आधार, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। लेकिन चौथा आधार भी है इसका,
कौन सा है इसका चौथा आधार? तो वो है आसन्न संकट। तो अब हम लोग पहले आसन्न संकट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आसन्न संकट का अर्थ है कि देश में संकट आने वाला है, जैसे कि खुफिया एजेंसी से पता चले कि चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है, यानी कि संकट आने वाला है, संकट आने का आभास हो चुका है और इस आधार पर भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। और यह प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। आसन्न संकट मूल संविधान में नहीं था। इसे भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो यदि भारत में संकट आने की शंका हो तो आसन्न संकट के आधार पर भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। पिछले हमने 3 आधार जाने हैं, कौन कौन से? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। और चौथा आधार भी है आसन्न संकट। जब संकट आने की संभावना हो तो भी आसन्न संकट के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। और ये मूल संविधान में नहीं था। यह प्रावधान आसन्न संकट शब्द मूल संविधान में नहीं था। इसे भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये तो रहा राष्ट्रीय आपात लगने का आधार। अभी तक हमने क्या जाना कि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख कहाँ है और इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के आधार पर की जाती है। और इसके लगने का आधार क्या है ये भी हमने जान लिया। और अब हम देखते हैं कि संसद द्वारा अनुमोदन कैसे होगा। संसद द्वारा अनुमोदन कैसे होगा इसके बारे में जानते हैं। तो जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है तो उसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के अंदर हो जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के बाद कितने माह के अंदर संसद से अनुमोदन हो जाना चाहिए? तो 1 माह के अंदर अनुमोदन हो जाना चाहिए। अब बात फिर वही आती है कि क्या यह प्रावधान मूल संविधान में था? तो नहीं, यह प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। तो मूल संविधान में क्या प्रावधान था? तो मूल संविधान में प्रावधान था कि 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदन आवश्यक है। यानी मूल संविधान में प्रावधान था 2 माह के अंदर। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 1 माह के अंदर अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो अब फिर वही सवाल है कि संविधान में कुछ भी बदला गया है तो संविधान संशोधन हुआ होगा। तो किस संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया। इसमें यह बदलाव किया गया क्योंकि पहले मूल संविधान में क्या था कि मूल संविधान में 2 माह के अंदर अनुमोदन का प्रावधान था और वर्तमान में 1 माह के अंदर अनुमोदन का प्रावधान है। और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसमें बदलाव किया गया है। तो अब तक हमने 3 बातें जान ली हैं 44वें संविधान संशोधन की। कौन कौन सी? पहला तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया। दूसरा, आसन्न संकट के आधार पर भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। और तीसरा, 2 माह की जगह 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक होगा। ये 3 बातें हमने 44वें संविधान संशोधन की जान ली है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कैसे होती है। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, जैसा हमने पीछे भी बात किया कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब बात यह आती है कि मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के आधार पर घोषणा होगी। क्या यह प्रावधान मूल संविधान में था? तो नहीं, मूल संविधान में यह प्रावधान नहीं था। तो मूल संविधान में क्या प्रावधान था? मूल संविधान में मौखिक प्रावधान था। मौखिक आधार पर इसकी घोषणा होगी। अब इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो इसके लिए भी 44वां संविधान संशोधन हुआ और 44वें संविधान संशोधन से ही इसमें परिवर्तन किया गया। तो अब तक हमने क्या जाना? 44वें संविधान संशोधन के 4 प्रावधान हमने जान लिए। चौथा प्रावधान क्या है हमारा कि मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के आधार पर उद्घोषणा की जाएगी। पहले क्या था? मौखिक आधार पर, और अब है लिखित आधार पर। तो जैसा कि हमने पीछे जान लिया कि संसद से 1 माह में अनुमोदन होना चाहिए। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के पश्चात संसद से 1 माह के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। तो क्या यह अनुमोदन विशेष बहुमत से होगा या फिर साधारण बहुमत से होगा? तो इसके बारे में जानते हैं। तो यह अनुमोदन संसद से विशेष बहुमत से होगा, ना कि साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन किया जाएगा। और विशेष बहुमत क्या है? तो संसद के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से पारित करें, उसे ही कहेंगे विशेष बहुमत। अब बात आती है कि क्या यह मूल संविधान में था? तो मूल संविधान में संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना था। यानी मूल संविधान में प्रावधान था कि साधारण बहुमत से पारित होगा। और वर्तमान संदर्भ की बात करें तो विशेष बहुमत से है। तो यह परिवर्तन किस संशोधन से हुआ? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
अनुमोदन विशेष बहुमत से किया गया। इसमें जो परिवर्तन हुआ वो भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया और दोनों सदनों से अनुमोदित हो गया तो 6 माह के लिए आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यह प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। तो फिर मूल संविधान में क्या प्रावधान था? तो पहले प्रावधान यह था कि दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात यानी संसद द्वारा पारित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन से इसमें परिवर्तन किया गया कि 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और 6 महीने बाद संसद द्वारा फिर से पारित किया जाएगा और फिर 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी 6 महीने करके इसे अनिश्चित काल तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और यह प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। तो हमने जाना कि मूल संविधान में संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात अनिश्चित काल तक के लिए यह आगे बढ़ा दिया जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद ये 6 महीने करके अनिश्चित काल तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो रहे 44वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान। और अब हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन से भी इसमें कुछ परिवर्तन हुए। तो जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन से इसमें यह प्रावधान किया गया कि जरूरी नहीं राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लगाया जाए। अगर देश के किसी एक भाग में समस्या है, किसी एक क्षेत्र में समस्या है, तो राष्ट्रीय आपात इस क्षेत्र में लगाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपात हटाने के संदर्भ में भी इसमें प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान है कि जिस क्षेत्र से समस्या टल चुकी है वहाँ से राष्ट्रीय आपात हटाया जा सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया कि यदि समस्या एक क्षेत्र में है तो उसी क्षेत्र में लगेगा राष्ट्रीय आपात, और किसी क्षेत्र से समस्या हट जाए, टल चुकी है, तो वहाँ से राष्ट्रीय आपात हट जाएगा। और पहले क्या प्रावधान था? तो मूल संविधान में प्रावधान था कि पूरे देश में लगाया जाएगा और पूरे देश में एक साथ ही राष्ट्रीय आपात हटाया जाएगा। मूल संविधान में यह प्रावधान था और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें ये परिवर्तन किए गए कि अगर समस्या किसी एक क्षेत्र विशेष में है तो उस क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है, और अगर समस्या किसी एक क्षेत्र से हट चुकी है तो राष्ट्रीय आपात उस क्षेत्र से हटाया जा सकता है। ये तो हो गया 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आपात में क्या क्या प्रावधान जोड़े गए। अब हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कितने बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। तो अब तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। कब कब लगा है? 1962 में, 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपात लग चुका है। तो अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं कि जब पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा तो 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और इसका आधार क्या था? तो बाह्य आक्रमण था। पहली बार कब लगता है? 26 अक्टूबर 1962 को। आधार क्या है? बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा। और उस समय अगर बात करें कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। और समाप्त कब हुआ? तो 10 जनवरी 1968 को यह समाप्त होता है राष्ट्रपति की घोषणा के बाद। तो पहली बार राष्ट्रपति आपात कब लग रहा है? 26 अक्टूबर 1962 को। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी बाह्य आक्रमण के आधार पर। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है कई बार कि पहली बार जब राष्ट्रीय आपात लगा तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखें, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही नाम आप याद रखें। किस आधार पर लगा ये भी याद रखें। आधार था पहली बार लगने का बाह्य आक्रमण, और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन जी। और समाप्त होता है 10 जनवरी 1968 को राष्ट्रपति जी की उद्घोषणा के बाद यह समाप्त हो जाता है। फिर बात करें कि दूसरी बार कब लगता है राष्ट्रीय आपात, तो दूसरी बार लगा 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को। और इसका आधार क्या था? तो बाह्य आक्रमण इसका भी आधार था। हमने देखा पहली बार जब लगा तो आधार बाह्य आक्रमण था, दूसरी बार जब लगता है तब भी बाह्य आक्रमण के आधार पर ही लगता है। और पाकिस्तान ने इस बार भारत पर आक्रमण कर दिया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही नाम आप याद रखें। तो दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो प्रधानमंत्री है इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राष्ट्रपति जी हैं वीवी गिरी। और आधार क्या है? तो बाह्य आक्रमण के आधार पर दूसरी बार भी लगता है। इसके बाद जब तीसरी बार लगता है
तो 26 जून 1975 को लगता है तीसरी बार। और इसमें आधार क्या था, तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि तीसरी बार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी तो आधार क्या था उसका, आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगाया गया था। और प्रधानमंत्री इस समय भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं और राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद। और समाप्त कब होता है, तो 1977 में दोनों एक साथ, यानी दूसरा वाला और तीसरा वाला दोनों एक साथ समाप्त होते हैं। कब, 1977 ईस्वी में। तो ये तीनों आपात आप लोग याद रखें, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली बार और दूसरी बार जब लगा तो आधार इसका बाह्य आक्रमण था और तीसरी बार ये लगने का आधार था आंतरिक अशांति। पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। और दूसरी बार और तीसरी बार प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और दूसरी बार राष्ट्रपति थे वी गिरी जी। और तीसरी बार जब आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में लगता है तो उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। तो ये तो रही राष्ट्रपति आपात कितने बार लग चुका है, तो 3 बार लग चुका है। और अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा। जब राष्ट्रीय आपात लग जाएगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। जैसा आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय आपात लगने पर मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं पता होगी कि अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है तो आर्टिकल 19 भी निलंबित नहीं होगा। 20-21 तो सबको पता है लेकिन आर्टिकल 19 सबको नहीं पता होगा। तो इसे भी आप लोग याद रखें कि अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है तो आर्टिकल 19 भी निलंबित नहीं होगा। और यह प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, इसे भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखें। और अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे, किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो आर्टिकल 250 में इसका उल्लेख है। तो इसे भी आप लोग याद रखें। और आपातकाल के दौरान लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी की जा सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो याद रखें 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो रहा राष्ट्रीय आपात के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपात में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगी तो आर्टिकल 19 भी निलंबित नहीं होगा। और अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे, इसका उल्लेख है आर्टिकल 250 में। और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ये तो रहा पूरा राष्ट्रीय आपात का संदर्भ। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में कि राष्ट्रपति शासन लगने का आधार क्या है। तो राष्ट्रपति शासन लगने के आधार 2 आधार हैं। कौन कौन से, किसी भी राज्य में आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले और कोई भी दल गठबंधन ना करे। दूसरा आधार है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। तो इन 2 आधार पर राष्ट्रपति शासन लगने के आधार हैं ये दोनों। जैसा हमने पीछे जाना कि राष्ट्रीय आपात लगने के कितने आधार थे, तो 3 आधार थे, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के 2 आधार हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और किसी भी राज्य में आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, कोई भी दल गठबंधन ना करे तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसका उल्लेख किस में है, तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है और अवधि इसकी अधिकतम 3 वर्ष है। और इसकी सिफारिश राज्यपाल द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है, यानी राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है। अब बात करें कि इसे संसद द्वारा कितने माह के अंदर अनुमोदित किया जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन लगने के 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना जरूरी है। उसके बाद फिर 6-6 महीने करके इसको 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, इसकी अधिकतम सीमा कितनी है, 3 वर्ष तक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लगने के लिए अनुमोदन कितने महीने के अंदर आवश्यक है, तो 2 महीने के अंदर आवश्यक है। और कितने वर्ष तक की अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक के लिए। और संसद अगर अनुमोदित नहीं करती है, यानी संसद द्वारा अगर इसकी अनुमति नहीं मिलती है तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ये भी याद रखें। अब राष्ट्रपति शासन एक चीज़ याद रखें कि अधिकतम सीमा इसकी 3 वर्ष तो है, लेकिन उस पर भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि यदि निर्वाचन आयोग ने उस राज्य में चुनाव कराने से मना कर दिया हो। इसकी 2 कंडीशन है। कौन कौन सी, पहली तो यह है कि यदि निर्वाचन आयोग ने उस राज्य में चुनाव करने से मना कर दिया हो, अर्थात कि उस राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल है, तभी
निर्वाचन आयोग चुनाव कराने से मना करेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा चल रही हो, यानी देश में अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा चल रही है और या फिर निर्वाचन आयोग ने उस राज्य में चुनाव करने से मना कर दिया हो, तभी इसकी अवधि, इसी स्थिति में इसकी अवधि जो है 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष तक। वैसे कितना है नॉर्मल कि 1 वर्ष तक ही लग सकता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक अगर लगाया जाता है तो उसकी ये 2 कंडीशन है कि निर्वाचन आयोग ने उस राज्य में चुनाव कराने के लिए मना कर दिया हो या फिर देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा चल रही हो। इन 2 कंडीशन में 3 वर्ष तक अधिकतम लगाया जा सकता है। और सबसे पहले बात करें कि कहाँ लगा, तो पंजाब में लगा था 1951 में। किस वर्ष लगा था ये भी याद रखें, 1951 में लगा था। और लगातार सबसे लंबे समय तक लगने वाला राज्य है पंजाब। सबसे लंबे समय तक लगातार यहाँ पर लगा था पंजाब में, तो ये भी याद रखें आप। और एक स्टेटमेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि शायद ही कभी आर्टिकल 356 का प्रयोग करना पड़े। ये किसका कथन है, तो भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। लेकिन आप देख सकते हैं वर्तमान में कितना ज़्यादा इस आर्टिकल का मिसयूज हुआ है, कितने बार इसका उपयोग किया जा चुका है। ठीक है, अब जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस राज्य विधानमंडल की विधायी एवं कार्यकारी शक्ति समाप्त हो जाती है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है उस राज्य के विधानमंडल की जो विधायी एवं कार्यकारी शक्ति हैं वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उस संदर्भ में जो कानून बनाने की शक्ति है या कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद संसद द्वारा बनाए गए कानून कितने दिन तक प्रभावित रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद संसद द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वह कितने दिन तक प्रभावित रहेंगे। तो याद रखें 6 माह तक प्रभावित रहेंगे। 6 माह बाद वह कानून स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करें राष्ट्रपति शासन समाप्त कैसे होगा। ये तो बात कर ली हमने, लागू कैसे होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब बात करते हैं समाप्त कैसे होगा। तो राष्ट्रपति की घोषणा पर इसे समाप्त किया जाएगा और संसद द्वारा सामान्य बहुमत से पारित करके, ठीक है, संसद द्वारा सामान्य बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति घोषणा करेगा तो यह समाप्त हो जाएगा। या फिर संसद से अनुमोदन न मिले, मैंने बात की ना कि 2 महीने के अंदर अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन अगर अनुमति नहीं मिल रही है 2 महीने में तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब इससे रिलेटेड, राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है एस.आर. बोम्मई केस। आपने सुना होगा इसके बारे में, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। एस.आर. बोम्मई केस क्या था, इसमें 9 न्यायाधीश की बेंच ने एक निर्णय दिया था। निर्णय क्या था कि संवैधानिक तंत्र की विफलता वास्तव में होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं। ठीक है, संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है वास्तव में होनी चाहिए, वह काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा था कि राज्यपाल जब राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा तो वह लिखित होनी चाहिए। राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट दी जाती है, राज्यपाल जब सिफारिश करता है तो वह लिखित रिपोर्ट होनी चाहिए। तीसरा था कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन और विधानसभा को एक साथ भंग नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन जब लगेगा, लगने के बाद जब अनुमोदन हो जाएगा उसके बाद ही वहाँ की विधानसभा को भंग किया जाएगा। चौथा था कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन दुर्भावना से ग्रसित होकर लगाया गया है तो न्यायपालिका विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकती है। ये 4 निर्णय थे एस.आर. बोम्मई केस में, जो कि 9 न्यायाधीशों की बेंच ने यह निर्णय दिया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार इससे क्वेश्चन भी बने हैं। तो ये निर्णय भी आप याद रखें कि किस केस से संबंधित है, तो एस.आर. बोम्मई केस से संबंधित है। और इस आर्टिकल का दुरुपयोग ना हो इसके लिए न्यायाधीश की पीठ ने यह निर्णय दिया था, क्योंकि जैसा मैंने बात किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा को जब संबोधित करते हुए कहा था कि शायद ही कभी इस आर्टिकल की, किस आर्टिकल की, 356 का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 125 बार से ज़्यादा इसका दुरुपयोग हो चुका है। और ऐसा होता क्यों है कि जब केंद्र में और राज्य में सेम पार्टी की सरकार होती है तो अगर कोई भी कमी होती है थोड़ी सी तो राज्यपाल को वह कमी नहीं लगती है। लेकिन अगर केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार हो और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होने पर संवैधानिक तंत्र विफल मान लेते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर देते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल का दुरुपयोग ना हो इसके लिए न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी बना है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में लगा था। और कुल अवधि की दृष्टि से बात करें तो सबसे लंबा पंजाब में लगा था 1951 में।
और एक बार लगने की अवधि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे लंबा जम्मू कश्मीर में लगा 1990 से 96 तक। और संख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 बार और मणिपुर में भी 10-10, यानी दोनों में, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 10-10 बार लगा है। और कम अवधि का राष्ट्रपति शासन अगर पूछा जाए कि सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, तो कर्नाटक में लगा था, सिर्फ 7 दिन के लिए, ये भी याद रखें। और सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन जो लगाया है वो किसके काल में लगा है, तो इंदिरा गांधी के का समय पर लगा है। कितने बार? 50 बार लगा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम किस राज्य में लगा? पंजाब में। कुल अवधि की दृष्टि से वो भी पंजाब हो जाएगा। और एक बार लगने की अवधि की दृष्टि से सबसे लंबा तो वह जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और संख्या की दृष्टि से मणिपुर और उत्तर प्रदेश दोनों याद रखें, 10-10 बार। सबसे कम अवधि का कर्नाटक में लगा है, 7 दिन के लिए। और सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किसके समय पर लगा? तो इंदिरा गांधी के समय पर लगा, 50 बार। ठीक है, अब बात करते हैं वित्तीय आपात की। सबसे पहले हम जानते हैं कि वित्तीय आपात का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। और ये आधार क्या है इसके लगने का? तो अगर भारत में वित्तीय स्वामित्व में संकट आ जाए, भारत की साख को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो वित्तीय आपात की घोषणा हो सकती है। और वित्तीय स्वामित्व में निम्न बातें शामिल हैं। कौन कौन सी? महंगाई बढ़ जाए, मुद्रा स्थिति बढ़ जाए, या फिर काला धन बढ़ जाए, या फिर तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन उत्पन्न हो जाए, तो आपातकाल लगाया जा सकता है। तो वित्तीय स्वामित्व में ये 3 बातें शामिल हैं कि महंगाई बढ़ जाए, मुद्रा स्फीति बढ़ जाए, काला धन बढ़ जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन उत्पन्न हो जाए, तो आपातकाल लगाया जा सकता है। और अगर बात करें इसके अनुमोदन की, तो एक बार वित्तीय आपातकाल लगने के बाद अगले 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना जरूरी है। तो हमने 3 प्रकार के आपातकाल की बात की। 3 प्रकार के आपात कौन से हैं? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। इनमें संसद से अनुमोदन, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन राष्ट्रीय आपात में 1 माह के भीतर संसद से अनुमोदन होना आवश्यक है। तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर रखें। अब आगे देखते हैं। आगे है इसकी अधिकतम अवधि क्या है। तो इसकी अधिकतम अवधि के बारे में संविधान मौन है। संविधान मौन का अर्थ क्या है? अर्थात संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, संविधान मौन है। और अब बात करते हैं, अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। अगर वित्तीय आपात की घोषणा हो गई है तो राज्यों का बजट राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है वित्तीय आपात के प्रभाव में राज्यों का बजट किसकी अनुमति से रखा जाएगा? राज्यपाल, या फिर उसमें ऑप्शन में देगा आपको राज्यपाल भी देगा, राष्ट्रपति भी देगा। तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाएगा। और अगर समाप्ति की बात करें कि ये समाप्त कैसे होगा, तो राष्ट्रपति की घोषणा पर समाप्त होगा, या संसद द्वारा सामान्य बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा समाप्त हो जाएगा, या फिर संसद द्वारा पारित न होने पर स्वतः ही यह समाप्त हो जाता है। और एक चीज़ याद रखिए कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। तो ये तो रही आपात उपबंध से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जिसके अंतर्गत मैंने 3 प्रकार के आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं जाने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।